दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज थोड़ा बात करना चाहते हैं आपसे कि अब की बार 400 पार का जो मोदी जी का पाखंड था उसकी कितनी हवा निकल चुकी है और ये 400 पार का जो पाखंड है वो कितना नीचे पहुंच चुका है, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। और बात शुरू करने से पहले मैं अमित शाह के एक वक्तव्य की ओर ले जाना चाहता हूं। यह वक्तव्य टाइम्स नाउ की संपादिका नाविका कुमार ने एक टीवी शो में ही अपने यहाँ अमित शाह को बुलाकर पूछा था, जब पश्चिम बंगाल में इन्होंने नारा दिया था अब की बार 200 पार, तो उन्होंने अमित शाह से पूछा, आप लोग तो बोल रहे थे अब की बार 200 पार, आप तो 70 में ही निपट गए। तो अमित शाह ने बोला था कि ये जो चुनाव है, ये जो नारे हम देते हैं, हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए देते। सोच लीजिए कि भाजपा के ये मोदी शाह जैसे नेता अपने कार्यकर्ताओं से भी झूठ बोलते हैं, मतलब उनको बेवकूफ समझते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ है, इनका मनोबल का तो नाम ले रहे हो, बेवकूफ बना के बोल दो 200 पार, वो भी लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। सच अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं बोलते हैं और वो झूठ बोलकर उनका झूठा मनोबल बढ़ाते हैं। ये उन्होंने खुद बोला और नाविका कुमार ने अपना ये अनुभव शेयर किया। ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेरे अनुसार फ्रॉड करते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र में इसी तरह अब की बार इतना पार, अब की बार इतना पार, अब की बार उतना पार, पता नहीं यार, यही झूठा नारा देते देते वे अब बेशर्मी की हद तक पहुंच गए कि अब की बार 400 पार। अचानक उन्हें ध्यान आ जाता अगर कि भैया हमारे यहाँ 543 सीटें हैं, नहीं तो कहीं धुनकी में, धुनकी का मतलब सोच ले, बोल दे का अब की बार 800 पार। तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी का जुमला संसार है। 2024 के चुनाव में मोदी जी ने पहला जुमला जारी किया था, पहला नारा 224 शुरू हुआ और उन्होंने पहली बार नारा एक ही दिया, अब की बार 400 पार। यूं तो कुछ व्यंग्यकारों ने मजाक में पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे कि 400 पार के तो क्या होता है, 400 पार तो 420 ही होता ना, सबसे पहले तो 420। तो कुछ व्यंग्यकार लिखते हैं, व्यंग्यकार साहित्य के व्यक्ति होते हैं, वो लिख सकते हैं कि 400 पार या तो आप 420 ही होता है, तो क्या आपकी बार 400 पार का मतलब 420 है? इस बार मोदी 400 पार का नारा देकर फंस गए और देश में यह नारा चुटकुला बनता जा रहा है। मतलब सच में बता रहे हैं, बड़ा दुख होता है, 400 पार एक चुटकुला, हंसी का पात्र बन गए नरेंद्र मोदी। पिछले हफ्ते एक क्लब में एक प्रतियोगिता हो रही थी कि जो सबसे अच्छा चुटकुला सुनाएगा उसे फर्स्ट प्राइज में 11,000 रुपए में। मैं उस क्लब में मौजूद था, तो वो था ही लाफ्टर क्लब था ये। उन्होंने सबसे अच्छा चुटकुला सुनाने के लिए लोगों को खड़ा किया, लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होते, चुटकुला सुनाते। 1 मिनट का समय था, तो चुटकुला सुनाते, जजेस नोट करते, आई वॉज देयर। और ऐसा वो कार्यक्रम करते रहते हैं चुटकुलेबाजी का, देश में बहुत जगह होता। गप्पबाजी का कार्यक्रम भी होता बनारस में। चलो अच्छा याद आया, गप मारने का कार्यक्रम, बहुत संस्कृति कल्चर है इंडिया का, तो वहां से गप मारने का कार्यक्रम शुरू है। और वहां मोदी तो अभी पहुंचे हैं 2014 में, गप्पे वहां पर बहुत साल से चल रही हैं। उसकी प्रतियोगिताएं होती है, फेंकने की प्रतियोगिताएं होती है। पता नहीं गंगा माँ ने शायद इसीलिए बुलाया हो, मोदी जी आप भी आइए और गप्पबाजी में हिस्सा लीजिए। वैसे बनारस का ये कल्चर मैं बोल रहा हूँ, मुझे पत्रकारिता में मैंने जीवन में बहुत सारी चीजें देखी हैं। वहां पर तो गालियों की भी कवि सम्मेलन होता है जो मैंने अटेंड किया था, और आज तक चैनल के संस्थापक हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ ही मैं वहां गया था। जो गाली का जो
कब सम्मेलन होता है उसमें सब गालियां दी जाती हैं और उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, कमलापत त्रिपाठी बैठे, ये बैठे, वो बैठे, और ये बनारस का एक कल्चर है। तो गप्पबाजी की संस्कृति में मोदी जी फिट हो गए आप, है ना। तो वैसे भी आपको जुमला संस्कृति का काफी अनुभव है। तो मैं वही बोल रहा था कि उस पूरे कार्यक्रम में, चुटकुले के कार्यक्रम में, एक छोटी सी बच्ची ने उन्हीं चुटकुलों के बीच में आकर, चुटकुले का मतलब झूठ बोलना था, फेंकना था। तो एक छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची मेरे अनुसार थी, मतलब 19-20 साल की होगी। तो वो खड़ी हुई अपनी जगह, उसको चुटकुला सुनाना था। तो उसने कहा आपकी बार 400 पार, और कह के बैठ गई। अब लोगों ने खूब तालियां बजाई। और अंत में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उस 19 साल की छोटी बच्ची को बेस्ट चुटकुला अब की बार 400 पार पर ही 11,000 रुपए का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मिला। तो देश में मजाक बना के रखा है नरेंद्र मोदी ने, और उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके जो सहयोगी हैं वो बोल देते हैं साहब ये तो जुमला था। तो इस बार इस ढंग से अपने नारों को चुटकुला बनाना। तो मित्रों, मेरा कहने का सिर्फ यह मतलब है कि अब की बार 400 पार एक हंसी का पात्र बन गया है। यह नारा देकर मोदी जी ने सोचा था कि गोदीय मीडिया और अपने आईटी सेल को इस नारे को आईटी सेल जो उनका अमित मालवीय वाला है, और दूसरा उनकी मीडिया जो है जलेबी बाइयां बैठी हैं वहां पर, वो लोग के माध्यम से दिमाग में 400 पार भर दें, उन्होंने सोचा था। लेकिन अब की भर नहीं पाए। 400 पार ना सही, मोदी जी ने सोचा 400 पार बोलोगे 400 पार तो आएंगे नहीं, उन्हें भी पता था, क्योंकि अमित शाह बोल चुके हैं, जुमला देते हैं वो। तो उन्हें यह लग रहा था कि कम से कम बहुमत के करीब तो पहुंच ही जाएंगे, मगर यहां एकदम उल्टा हो रहा है 400 पार। मैं फैक्ट्स पर आ रहा हूं, अभी मैं तो इसकी भूमिका बता रहा हूं कि अब की 400 पार में क्या है। अब की 400 पार यानी बंटाधार। जिस तरह मोदी जी ने अच्छे दिन आएंगे का नारा लगाने की हिम्मत की थी, अब उनसे बोलो कि आओ जरा एक बार ना। अपनी ही बात आप नहीं दोहरा पाते हो मोदी जी, कैसे झूठे आप प्रधानमंत्री सिद्ध हो रहे हैं विश्व में। अरे आपने अच्छे दिन आएंगे नारा लगा, अच्छे दिन आएंगे, पूरी जनता बोल रही आएंगे, और उसके बाद क्या हुआ? आज आपकी हिम्मत है तो लगाइए ना नारा। आज आप कहां पर हैं? वहीं पर नारा लगाइए मीटिंग में, अच्छे दिन आएंगे। आपको वहीं समझ में आ जाएगा, ये जनता आपके मंच तक पहुंच जाएगी। अगर एसपीजी की बड़ी व्यवस्था ना हुई तो जनता गुस्सा है, क्योंकि झूठ बोलने की हद कर रखी है आपने, और झूठ पर झूठ। एक झूठ बोलो, जब तक जनता उसका विश्लेषण करे तब तक उससे बड़ा झूठ बोल दो। तो अच्छे दिन आएंगे का नारा आप लगा नहीं पाओगे, आपकी हिम्मत नहीं है। उसी तरह भारत की जनता भी अब मोदी के नारों को दोहराने की इच्छा खो चुकी। पहले अच्छे दिन आएंगे नारा लगता था, अब आप नारा लगाइए, अब की बार जनता नहीं लगाएगी भीड़ में 400 पार, क्योंकि वो समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जो है क्या करते हैं और झूठ ही बोलते हैं। इस देश ने पिछले 10 वर्षों से मोदी के झूठे नारों और वादों पर यकीन करना अब छोड़ दिया है। पिछले दिनों एक मित्र से मैंने पूछा कैसे आए, सोच लीजिए आप। मेरे तमाम मित्र हैं, हम लोग साहित्य की बात भी करते हैं। हमने एक मित्र से पूछा, वो पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे परमिशन नहीं हुई। हमने उनसे पूछा यार कैसे आए, तो कहले बुलेट ट्रेन से आया हूं, और हंस पड़े वहां बैठे 2-3-4 लोग जो उनका इंतजार कर रहे। यानी आपने अपने वक्तव्य को, बुलेट ट्रेन जो आपने कही थी, बुलेट ट्रेन लाने वाले हैं, वो आज चुटकुला बन गया। 4 अच्छे दिन आएंगे चुटकुला बन गया, बुलेट ट्रेन चुटकुला बन गई। यानी बुलेट ट्रेन मजाक बन चुकी। 10 साल से बुलेट ट्रेन का नाम मोदी जी लीजिए ना। आज आप जहां मैं मीटिंग करने चुनाव, वहां बोलिए मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, बोलिए ना, हिम्मत है आपकी। अच्छे दिन है तो नहीं बोल पाएंगे, बुलेट ट्रेन भी बोल दो। उसी तरह मोदी के सारे कथन, वक्तव्य, नारे सब मोदी जी ने खुद अपना मजाक आदमी खुद ही बनवाता, और नरेंद्र मोदी ने खुद बनवा लिया कि 3-4 साल रहे ना पहाड़ों पर साधुओं के साथ घूमते रहे,
पता नहीं क्या क्या किया है, कभी उस पर किताब लिखना चाहिए। ये तो मैं नहीं कह सकता मोदी जी से कि व्हाइट पेपर लाइए, क्योंकि वो सरकारी यात्रा पर नहीं थे। तो मजाक वे इस हद तक बन गए हैं कि उन्हें दोहरानी हिम्मत नहीं पड़ती। मैं आपको बताऊं, समाज में एक ट्रेंड बन जाता है। जैसे अभी आम तौर पे बोलते हैं, कोई हमारे अगल बगल में बेईमानी करता है तो उसको बोलते हैं अबे नटवर लाल। ये पूरे पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं, ओए नटवर लाल कहाँ जा रहा है तू। और नटवर लाल कहो तो लोग, वो नटवर लाल एक वो बन गया है, फ्रेज बन गया, एक ईडियम बन गया, एक मुहावरा बन गया। ठगी का मुहावरा है नटवर लाल। और बोले ये मान सिंह है डाकू, डाकू मान सिंह लूट का एक प्रतीक बन चुका है। किसी बोतल में पेय भर दो अगर, तो वो बच्चे, मुझे याद है एक छोटा बच्चा, वो कोई भी सामने फैंटा रखा हो, पेप्सी रखी हो, कुछ भी रखा हो, वो ये बोलता था कोका कोला चाहिए। उसको सब बोतलें कोका कोला लगती। मैं जो बात ये बड़ी सरलता से इस प्रतीकों से ये बोलना चाहता हूं कि इस देश में टाइप्ड हो जाती हैं चीजें। हर पानी की बोतल जिसमें मतलब ड्रिंकिंग है वो, उसको बच्चे और दूसरे लोग कोका कोला ही समझते हैं। उसी तरह कोई नकली काम करने वाले व्यक्ति को, चीटर को लोग तेलगी, साला बड़ा तेलगी है, बहुत बड़ा नटवरलाल है, बहुत बड़ा मान सिंह है। मैं इनसे किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय समाज ने कुछ चीजें गढ़ ली हैं। लंबे लोगों को लोग अपने आप अमिताभ बच्चन बोलते हैं, अरे यार तू तो अमिताभ बच्चन बन गया। तो ये एक फ्रेज हो गए हैं जो सदियों सदियों तक चलते हैं। तो जैसे बुरे लोग अब बुरे मुहावरे बन चुके हैं, बुरे मुहावरे, मुहावरे अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो बुरे लोग बुरे मुहावरे बन जाते हैं। उसी तरह अभी और मुहावरे बन चुके हैं। 15 लाख रुपए, ये आगे आप क्या सुनोगे 50 साल तक। मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे कम से कम। तो मोदी जी तो 2037 और 2080 की भी तैयारी कर रहे होंगे। उनके भक्तगण बोलेंगे मोदी जी तो 2080 में भी आएंगे। तो अब 15 लाख रुपए उसी तरीके से एक बुरा मुहावरा बन गया। अभी शादी ब्याह में कभी ऐसा कोई एक ने मुझे बोला कानपुर से फोन करके कि यार जो है सारा वो मेरी बेटी की शादी है, मतलब बड़े व्यक्ति हैं, पान मसाले के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो कह लें कि मेरे यहाँ टेंट का खर्चा ही 15 लाख आ गया। तो फिर हमने कहा 15 लाख आ रहा है, तुम पीएम साहब, अरे फिर हंसने लगे तुम। 2 करोड़ नौकरी मुहावरा, बुरा मुहावरा बन चुकी। देश में कोई अब कहेगा नहीं कि 2 करोड़ नौकरी, कभी निकलेगा नहीं लोगों को मुंह। जैसे बच्चे का नाम लोग विभीषण नहीं रखते हैं, जैसे बच्चे का नाम कोई कंस नहीं रखते हैं, ऐसे ही 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी और बुलेट ट्रेन। अब तो जो बुलेट ट्रेन आप लाइएगा उसका नाम कुछ और रख दीजिएगा, और दूसरी तमाम चीजें। अब बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, अब आप सॉरी, स्मार्ट सिटी का नाम लीजिए ना। जिस सिटी में आप आज भाषण देंगे मोदी जी, उसी सिटी में आप बोलिए कि मैंने स्मार्ट सिटी के 100 स्मार्ट सिटी आपने बोली थी 2014 से, 10 साल हो गया, एक भी गांव स्मार्ट गांव बना देते आप, एक मोहल्ला स्मार्ट मोहल्ला बना देते। ये कुछ नहीं बनाया आपने खाली अडानी का बिजनेस हाउस स्मार्ट बिजनेस हाउस बना दिया। और कुछ आपसे किए, आप बताइए ना कौन सा स्मार्ट सिटी जो परिकल्पना आपने प्रस्तुत की थी वो कहां। तो ये सब मुहावरे हो गए, ये समाज में मजाक का विषय बन गया है। मैं ये नहीं कह सकता कि मोदी जी मजाक, मैं फिर आपको बोल रहा हूं मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि 15 लाख, 2 करोड़, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी,
ये सब मजाक का विषय बने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मजाक का विषय बने। मोदी जी की अभी अपनी फॉलोइंग है। मोदी जी दूसरे बार प्रधानमंत्री पद पर आए हुए हैं, चाहे वो बालाकोट और पुलवामा की वजह से आए, क्योंकि अभी कल ही मैं डिटेल्स निकाल रहा था कि बहुत पुलवामा के पहले जो ओपिनियन पोल हुए थे उसमें मोदी जी बहुत पीछे थे और पुलवामा हार रहे थे चुनाव, और पुलवामा के बाद मोदी जी चुनाव जीत गए 303। तो मैं मोदी जी को मजाक नहीं बोल रहा हूं, मैं उनके लगाए नारों को, उनके दिए वायदों को जरूर कह रहा हूं कि समाज में मजाक बन चुके हैं, और मोदी जी ने ही उन्हें मजाक बनाया। 2022 तक हर सिर पर छत होगी। अभी पिछले दिनों हमने लोगों ने कार्यक्रम किया और 7 जगह उनके भाषण हम लोगों ने तलाशे। 7 जगह बोल रहे हैं अब 2022 तक हर एक आदमी के सर पर छत होगी, चाहे वो फुटपाथ में लेटता हो, चाहे वो पगडंडी में लेटता हो, चाहे वो चौपाल में लेटता हो, चाहे वो गांव में लेटता हो, चाहे वो शहर में धर्मशाला में लेटता हो, हर एक मैं वादा करता हूं 2022 तक हर एक के सर पर छत होगी। बताइए भैया, 22 तो छोड़िए, 24 आ गया, अब तो आपका फेयरवेल भी मोदी जी होने जा रहा है। फेयरवेल में हम सब लोग शामिल रहेंगे कि आपने सबको घर कहकर नहीं दिया, 15 लाख कहकर नहीं दिया, स्मार्ट सिटी कहकर नहीं बनाई, बुलेट ट्रेन कह के नहीं बजाई, डिजिटल इंडिया पता ही नहीं कहाँ चला गया, आप लोन दे रहे थे काम करने का उसका पता ही नहीं है। दुनिया में जितने नारे आपने दिए उनका कहीं कुछ पता है? कहीं कुछ पता नहीं, धज्जियां उड़ गई। और अचानक हमें ध्यान आ गया अभी कि आप जब उत्तर प्रदेश में एंट्री किए थे नरेंद्र मोदी जी, तब आपने पहला भाषण ये बोला था, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, न मैं उनके कहने से आया हूं, न उनके कहने से आया हूं। बिल्कुल सही था, आपको यूपी वालों ने कभी नहीं बुलाया था। तो आप तो घुस गए आके यूपी में, और झूठ झूठ बोल के आपने जो है चीजें इतनी रच दी कि वहां आपने बहुमत आप लाए। अब वहां के ठाकुर खड़े हैं आपके खिलाफ मूछे तान के, उत्तर प्रदेश गुजरात के हर जगह के। अब वहां के दूसरे लोग भी निकल आए हैं कि भाई कहाँ है। मैं तो अखबार की दुनिया की बात करूंगा। आपने नमामि गंगे का क्या किया? आप बोले थे ना गंगा माँ ने बुलाया है, तो कहाँ गई गंगा माँ? आपके तो बनारस के किनारे ही है गंगा माँ, कितनी सफाई हो गई। गंगा माँ केवल बनारस नहीं, उधर से निकल के, हरिद्वार से निकल के और हमारे कानपुर और जाने कहाँ कहाँ जाती। क्या हुआ, कितनी साफ हुई? 40 करोड़ रुपया तो खा भी गए लोग। कौन खा गए उसकी जांच भी नहीं कराई। उमा भारती नमामि गंगा मंत्रालय की मंत्री बनाई गई थी। आपने तो मंत्री उत्साह में आप खूब काम कर दे, 15 लाख देंगे उत्साह में, 2 करोड़ लोग, उसके बाद 2 दिन बाद भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो आप? पता नहीं क्यों भूल जाते हो। आप किताब लिखिएगा तो आप 2 महीने बाद फ्री हो जाएंगे, तो आप किताब में ये जिक्र जरूर करिएगा कि मैं नारे देता था जनता को और भूल जाता है, क्योंकि आप इतने बुरे तो है नहीं कि जानबूझकर जनता को परेशान करें। आप भूल ही जाते होंगे। भूल क्यों जाते हैं इस पर भी हम लोग रिसर्च करेंगे आगे चल के। तो आपने जिस ढंग से बोला था कि गंगा साफ कराएंगे, वो आज तक नहीं हुई, और मंत्रालय भी बंद हो गया। उसका 40 करोड़ लोग पी गए गंगा के पानी में नोट मिला के, उसकी कोई जांच नहीं है। अब का, और गंगा माँ के किनारे आपने काशी कॉरिडोर बनाया, वहां पर क्या हो रहा था? वहां जो मंदिर तोड़े 100 से अधिक, उनकी मूर्तियों पे लोग सुसु कर रहे थे। वहां पर लोगों को जो मिलना चाहिए था पैसा, मतलब मुआवजा मिलना था, वो आज तक नहीं मिला। वहां पर के फला 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 विदेशी कंपनियों की चेन्स आ गई होटलों की। पता नहीं वो काशी कॉरिडोर में जो होटल बने हैं, जो कैफे कॉफी डी या फला फला है, तो मैं मोदी जी से ही पूछ लूं ना भैया कि वहां पर क्या नॉन वेज बर्गर मिलता है?
या नॉन वेज पिज्जा मिलता है, पिज्जा हट भी है वहां, मोंगनीज भी है, जाने क्या क्या है वहां, केक भी मिलता है, केक में तो अंडा पड़ता ही नहीं। तो सारी पेस्ट्री भी मिलती है उसी काशी कारीडार की दुकानों में, उसमें क्या अंडा पड़ता है कि आप अंडा निकलवा लेते हैं? तो ये जो नौटंकी है ना आपकी, कि ना गंगा ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया है, आप और ऊपर से काशी कारीडार के साथ क्या किया आपने? उत्तर प्रदेश की जनता को घंटे पकड़ा रहे, घंटे हाथ में, घंटी घंटा पकड़ा, ले राम करो, शिव करो, कृष्ण करो, और पैसा जाए सब गुजरात। वाह वाह मोदी जी, वाह। उत्तर प्रदेश की जनता को घंटी टन 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 जय श्री राम, टन 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 जय शिवाजी महाराज, टन 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 अभी मथुरा बाकी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ब्राह्मणों को पकड़ा दिया, ब्राह्मण भी वहां के, मैं भी वहीं का ब्राह्मण हूं, आपने पकड़ा दिया। और पैसा पकड़ाया गुजरात के लोगों को, ये लो 12,000 करोड़, भाग गया यहां से। आपने नहीं दिया, बैंक ने दिया, बैंक तो आप ही के अंडर में है ना, हम क्या माने किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के समय ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री उस स्थल से बहुत दूर थे, लेकिन उन्होंने कहा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी जिम्मेदारी, मैं इस्तीफा देता हूं। वाह, इसे बोलते हैं राजनीति। आपकी बैंक है और आपके अंडर में बैंक है, और आपकी बैंक से नीरव मोदी 12,000 करोड़ लेके भाग जाता है, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ लेके भाग जाता है, वो कंसेरा है, संदेशरा है, वो लेके भाग जाता है। विजय माल्या गुजराती नहीं है, तो ये सब क्या है? यूपी वालों को घंटी चंदन बेलपत्री देते हो, वहां के लोगों को नोट पानी देते हो। ये कौन सा भारत बना रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूं कि अब आपकी बातें अविश्वसनीय हो गई हैं। 2022 तक आपने कहा था छत, वो आपने छत आज नहीं दी। मैं लौट रहा हूं 400 पार के झूठे नारे पर। अब मैं आता हूं, आरएसएस का निराशाजनक सर्वे आया है। मित्रों, मैं अपनी वीडियो के जो फैक्ट्स हैं, जिनके प्रमाण लाया हूं मैं आपके पास, आरएसएस का एक सर्वे आया है। लेकिन मैं आरएसएस का सर्वे बताऊं उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने 400 पार की हवा निकाली। राहुल गांधी ने कहा 400 पार तो छोड़िए, आप 180 के नीचे हैं। ये पहले राहुल गांधी थे जिन्होंने बोला आप 180 के नीचे हैं। उसके बाद आरएसएस बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे आया। देखिए, हम लोग के पास चीजें आती रहती हैं, सच्ची झूठी हर प्रकार की चीजें आती हैं। आरएसएस बीजेपी का आंतरिक सर्वे है जिसमें भाजपा को 214 से नीचे सिमटने की संभावना बताई गई। और ये लीजिए, मैं आपको वो बता रहा हूं, 214 पर सिमट सकती है भाजपा। योगेंद्र यादव ने एक्स पर किया शेयर, आरएसएस का निराशाजनक आंतरिक सर्वे। ये देखिए, 214 पर सिमट सकती है भाजपा, योगेंद्र यादव ने एक्स पर किया शेयर, और आरएसएस का निराशाजनक आंतरिक सर्वे। वाह, आपकी आरएसएस और भाजपा का आंतरिक सर्वे है, ये आपकी जो है धज्जियां उड़ा रहा 400 पार की। काहे को इतना झूठ बोलते हो? एक झूठे प्रधानमंत्री की इमेज लेकर आप जा रहे हो, देश से विदा हो रहे हो। महात्मा गांधी ऐसे लोग जिन्होंने सत्य पर प्रयोग किए, किताब में भेज देता हूँ, कोरियर करता हूँ आपके यहाँ 7 रेस कोर्स में। वो सत्य पे प्रयोग जैसे किए वैसे ही कर लीजिए आप। ये देश सत्य के पीछे भागता रहा है और आप झूठ पे झूठ बोलते आए। आप तो 214 से नीचे सिमटने की संभावना इन्होंने बताई। अब मैं आपको कुछ बुद्धिजीवियों की ओर ले चल सकता हूं। वो बुद्धिजीवी हमसे जुड़े नहीं हैं, वो बुद्धिजीवी राइट विंग के नहीं है, वो कांग्रेस के नहीं है, वो सपा के नहीं है, टीएमसी के नहीं है, वो फला के नहीं है, वो उद्धव ठाकरे के नहीं है, वो शरद पवार के बुद्धिजीवी नहीं। अरे वो तो आपकी वित्त मंत्री के पति हैं, डॉक्टर परकला
प्रभाकर, और वो कोई ऐसे वैसे भी नहीं है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर चुके हैं। वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े हैं मोदी जी, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी किया है। उनकी कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। पूरे देश का वो इस समय भ्रमण भी कर रहे हैं। आपके वित्त मंत्री के पति हैं, कितने योग्य हैं, आपको तो उन्हें अब तक पद्म भूषण देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। मैं तो बोलूंगा इंडिया अलायंस की सरकार आएगी अगली बार, अभी जब 4 जून यानी 6-7 जून को शपथ लेगी इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री, तो मैं अभी से बोल रहा हूं कि डॉक्टर परकला प्रभाकर को पद्म भूषण सम्मान दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुल्क की इज्जत अर्थशास्त्र में बढ़ाई है, कई किताबें लिखी हैं। अपनी पुस्तक और चुनावी आकलन के सिलसिले में ही वो देश में कई जगह घूम रहे हैं। वो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं है, वो सफोलॉजिस्ट भी हैं, वो चुनावी विशेषज्ञ भी हैं। इनका प्रमुख परिचय यह भी है, मैंने बताया आपको कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इनका खासा रिश्ता है, क्योंकि इनकी पत्नी वहां पर वित्त मंत्री के रूप में, वो वही पत्नी है। देखिए कभी कभी बड़ा अजीब आता है, वो आता है अली बाबा 40 चोर, तो कभी कभी लगता है मोदी जी के मंत्रिमंडल में कुछ मुहावरे लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मुहावरा लग रहा है। अब वित्त मंत्री, किसी भी देश की वित्त मंत्री ये कहे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई, वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा उस देश की? उस देश की आम जनता क्या करेगी? आपने सही बोला, आपके पास पैसे नहीं है निर्मला जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपने सही तो बोला। आप ही की तरह इस देश की आम जनता के पैसे भी आपके पास चले गए थे। देश आपकी आर्थिक नीतियों ने छीन लिए। आप क्या बनाती नीतियां आपके बनाने से थोड़ा ना बनती। नीतियां तो अंबानी के यहाँ से बैठ के बजट बनता है, अडानी के यहाँ बैठ के बजट बनता है। आप तो खाली ब्रीफ केस में लेके जाती हैं और जाके वहां पढ़ देती हैं। मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आप देश की अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू में पढ़ी हैं, इसलिए और सम्मान करता हूं। देश के बुद्धिजीवियों में आपकी गिनती है। तो मैं इस बात को थोड़ा एक सेंटेंस इसमें और जोड़ना चाहता हूं। निर्मला सीतारमण जी, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता के पास भी नहीं है। 2 बातें तो मैंने मान ली। अब ये बताइए कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास पैसे कहां से आए? कौन सी लाइजनिंग से पैसे ढूंढे? कौन सा कोटा परमिट, कौन सी ब्लैक मनी उन्होंने छुपा के रखी थी? ये भी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। जो आपने एक्चुअली निर्मला सीतारमण जी, आपने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए मैं आपको दोबारा प्रणाम कर रहा हूं। आपने बड़ी नैतिकता का परिचय भी दिया। मेरे पास पैसे नहीं है तो ये कह के आपने मोदी जी के बाकी वो जो 300-400 लोग हैं उनको किनारे कटघरे में खड़ा कर दिया। हेमा मालिनी के पास पैसे कहां से आए? चलो वो हीरोइन थी, फिल्म की हीरोइन है। जगदम्बिका पाल लड़ रहा है उत्तर प्रदेश से भाजपा का, उसके बाद पैसे कहां से आए? कौन सी ब्लैक मनी रखी है जो वित्त मंत्री के पास नहीं है, उसके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला जो लड़ रहा है राजकोट से, उसके पास कहां से पैसा है? ये सब लोग जो लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये पैसा कहां से लाए? आपके पास तो है नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई सैल्यूट यू कि आपने साफ साफ बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जिनके पास है वे कहाँ से? तो मैं आता हूँ आपके माननीय पति की ओर। निर्मला जी, आपको प्रणाम करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ, सीरियसली प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के यूँ किसी भी व्यक्ति को मेरी नज़र में तो प्रणम्य है नहीं, लेकिन मतलब करता हूँ क्योंकि आपने सच बोल दिया, एक धोखे से सच बोल दिया। आपके पति यानी निर्मला सीतारमण के जो पति हैं, इस समय चुनावी आकलन के लिए देश के कई हिस्सों में गए हैं और जा रहे हैं। ये जाने माने अर्थशास्त्री, मैं आपको बता चुका हूँ। इनका आकलन क्या है? डॉक्टर परकला प्रभाकर ने अभी 2 दिन पहले, हम सामूहिक रूप से
परिवार के बीच में बैठ के वो इंटरव्यू सुन रहे थे, उसमें डॉक्टर परकला प्रभाकर ने बोला कि ये तो 220 और 230 में खत्म हो जाए। अब मैं 400 पार, अब की बार 400 पार के नारे पे ही बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा 180, उसके बाद आरएसएस ने कहा 217, उसके बाद डॉक्टर परकला प्रभाकर जो सेफोलॉजिस्ट हैं, देश के अर्थशास्त्री हैं, एक जाने माने बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बोला कि 220 से 230 के बीच में नहीं खत्म हो जाएंगे। उनसे जब ये पूछा गया तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी? कहले बिल्कुल नहीं। तो वो बिना कहले कि वो कुछ वो करेंगे, गठबंधन करें जगन रेड्डी से या नवीन पटनायक, कहले कुछ नहीं। कहले जिस शख्स ने टेबल रिलेशन ही नहीं रखे, जिसने दोस्ती ही नहीं रखी, गठबंधन तो उससे बनता है जिससे दोस्ती हो। उनका इशारा था कि मोदी जी पूरे 10 साल अहंकार में डूबे रहे, उन्होंने किसी को कुछ समझा नहीं। अरे भैया, जब 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 आपने लालकृष्ण अडवाणी को नहीं समझा कुछ, और एक ब्राह्मण जो डॉक्टर हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जब उनको कुछ नहीं समझा, और दूसरे आप जो प्रवीण तोगड़िया, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया MBBS MS हैं और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उनको भी आपने तोड़ फोड़ के किनारे कर दिया। तो आप किसी को कुछ नहीं समझे, तो आप बाकी दूसरे लोगों को क्या समझेंगे? तो वो वही बात है कि परकला प्रभाकर के वक्तव्य को, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, आज बड़ा चर्चित है परकला प्रभाकर का ये वक्तव्य कि वो तो साफ बोलते हैं। डॉक्टर परकला प्रभाकर जो है वो साफ बोल रहे हैं कि हंसी उड़ाई, उन्होंने हंसी उड़ाई, आरएसएस ने हंसी उड़ाई कि 400 पार है, मिलेंगी 214। ये मैं फिर दिखा दूं आपको, ये 214 ये सामना की खबर नहीं है, ये सामना की खबर नहीं है, ये लिखा है आरएसएस का निराशाजनक आंतरिक सर्वे। तो एक तो आरएसएस ने आपकी मजाक उड़ा दी, 200 आपकी नहीं, मतलब 400, अब की बार 400 पार। दूसरा, आपके वित्त मंत्री के पति डॉक्टर परकला प्रभाकर ने आपकी हंसी उड़ा दी। वो तो सीधे बोल रहे हैं 400 पार लाने के लिए आपको पता है कि 543 ही सीट हैं आपके पास। वो बोलते हैं क्या स्ट्राइक रेट होना चाहिए। भाई मोदी जी यार इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं, बाप रे। 400 सीटें लाने के लिए आपको 700 लड़ानी पड़ेंगी। उतनी सीटें कहां से लाओगे? सरवन टेंट हाउस से लाएंगे कि गुजरात के मोराबी टेंट हाउस से लाएंगे? 400 पार की धज्जियां उड़ गई। मोदी जी का चुनाव अभी 19 अप्रैल से प्रथम चरण का है, उसके पहले ही इस देश की जनता ने आपका के 400 पार की धज्जियां उड़ा दी। आपके लोगों ने ही उड़ा दी, वित्त मंत्री के पत्नी और आरएसएस ने उड़ा दी। तो क्या वो पूछते हैं कि मोदी, खैर मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो आपके सांसद हैं, अभी तक तो आप ही के हैं, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठे आदमी। वो बोल ही रहे हैं झूठे आदमी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे। सत्यपाल मलिक को भी आपने पार्टी से नहीं निकाला है, वो बोल रहे हैं कि आप झूठ बहुत बोलते हैं। अरे और तो और छोड़िए, जो आपकी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, गडकरी, नितिन गडकरी नागपुर से, वो बोल रहे हैं घोड़ों को मिल नहीं रही है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। ये इशारा किसकी ओर है? कौन गधा खा रहा है? च्यवनप्राश। नितिन गडकरी का बेटा बोलता है कि नागपुर की सीट भाजपा नहीं लड़ रही है, भाजपा की सीट नहीं है, ये नितिन गडकरी की सीट। ये हाल है, आपकी टिकटें हर जगह से वापस की जा रही। अब की बार 400 पार, वाह वाह वाह। सारे ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला ने बोल दिया कि ठाकुर लोग जो हैं रोटी बेटी का संबंध रखते थे अंग्रेजों से, बस पूरे ठाकुर वहां पर महिलाएं खड़ी हो गई कि हम जौहर करेंगे, आत्मदाह करेंगे। वाह, अब की बार 400 पार। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया,
गाय का मांस बेचने वालों से आपने करोड़ों रुपए चंदा लिया, अब की बार 400 पार। पुलवामा पर हमला करने वाली होने के बाद आपने पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया, वाह, अब की बार 400 पार। ठेका दिलाना है, उससे आपने करोड़ों रुपए चंदा लिया, अब की बार 400 पार। इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से 400 पार होना है कि आपको पीएम केयर फंड के पैसे से 400 पार होना। ये इसमें बात बहुत कहनी थी मुझे, लेकिन मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूं, वीडियो बड़ा बन रहा है। ये जो 400 2-4 लाइन में अलग उस पर डिटेल बोलना था कि ये 400 पार क्यों बोलते हैं, और ऊपर से ये बोलते हैं कि ये हो जाएगा, चंदा हो जाएगा। और अब देखिए आप, ये 400 पार बोलते हैं क्योंकि इनको कुछ पैसे देने हैं, सर्वे कंपनियों को पैसे देने हैं, इनको कुछ पैसे देने हैं चैनल वालों को, मोदी जी को पीएम केयर फंड से देंगे या काहे से देंगे, तब इनका 400 अब की बार 400 पार हाईलाइट होगा। मोदी जी ने यही सोच के 400 पार हाईलाइट करने का कोशिश की थी। अब उनका इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा किसी काम का बचा नहीं है, अब जहां लगा होगा, लग रहा होगा, चुनाव में तो लगेगा, अब पीएम केयर फंड में भी चुनाव का पैसा लगेगा या क्या लगेगा। तो मित्रों, मैं अंतिम बात ये कह रहा हूं कि नितिन गडकरी की बात को दोहराते हुए कि घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश, और नरेंद्र मोदी के 400 पार का नारा, अब की बार 400 पार का नारा, उसकी हवा निकल गई, वो नारा फुस हो गया और 180 के नीचे आ गई हैं उनकी सीटें। बल्कि अभी तो ये बोला, अब जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी ने, मेरी उनका मैंने सुना, उन्होंने बोला अब तो 160 और 140 पे आ गए हैं नरेंद्र मोदी। वाह, श्रवण गर्ग जी देश के जाने माने पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, मित्र क्या गुरु समान है। तो उन्होंने बोला वो जाए, तो इस ढंग से पूरा मुल्क इस समय नरेंद्र मोदी को पहली बार उनके जुमलों के पीछे पड़ गया। अब की बार 400 पार, और अब की बार आप बहुत पीछे, ये नारा कर दिए, अब की बहुत पीछे और 160 से नीचे। नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।